चलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की हिंदी होती है ना रेडियो धर्मिता, इसको कहते हैं हिंदी में रेडियो धर्मिता। ठीक है, ध्यान से सुनो पहले हर्ष। रेडियो धर्मिता इसको कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में जैसे आप ये सोच लीजिए कि पीरियोडिक टेबल में यानी कि अर्थ पे टोटल 118 एलिमेंट हैं, खोजे गए हैं। ठीक है, 118 एलिमेंट खोजे गए हैं, जैसे सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब है ना। ये सब कुल मिला के 118 है, जिसमें से नेचर में पाया जाता है 94। ये नेचुरल है, आर्टिफिशियल बाकी जो है। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी की। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था हेनरी बैक्वेरल। अजीब नाम उसका टेढ़ा है। इसकी खोज की गई थी डिस्कवरी। इसकी डिस्कवरी कब की गई थी? 1896 में। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी 1896 में। और सब बात जानवर तो बोलबे करिए सर। 1896 में इसकी खोज की गई थी। ठीक ना। इसकी खोज किसने की थी? हेनरी HEN बैक्वेरल BACQUERRELL। ये नाम अगर गलती होगा तो माफ़ करिएगा, लेकिन यही नाम है। हेनरी बैक्वेरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी 1896 में। आगे आप लोग यही पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, माने एटम बम का पूरा रेडिएशन जो होगा, ये सब रेडियो एक्टिविटी है। तो पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, है ना, जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होगा। ध्यान दीजिए, जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है वो सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक, जैसे सोडियम है, मान लीजिए सोडियम, ये रेडियो एक्टिव नहीं है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होगा 11 और मास नंबर होता है 23। ऊपर हम लिखेंगे मास नंबर, नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर। तो इसमें अगर देखा जाए तो कितने न्यूट्रॉन हैं, ठीक है ना, कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए 23 में से 11 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 11, और न्यूट्रॉन हो जाएंगे 12। तो ये एलिमेंट सोडियम जो है, जब इसमें हम क्लोरीन मिला देते हैं तो नमक बन जाएगा। तो आप ये देखिए कि न्यूट्रॉन 12 है और प्रोटॉन 11 है, दोनों आगे पीछे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे कौन? अभी देखिए कौन से होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, होते कौन हैं। जैसे मान लीजिए कि यूरेनियम है, यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होगा, माने इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 92। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। किसी भी एलिमेंट में जितने एटॉमिक नंबर उसका होगा उतना ही प्रोटॉन होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, ये दोनों इक्वल होगा। इसका मास नंबर होता है 238। इसका मास नंबर होगा 238 होता है। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? या 238 भी होगा, एक होता है 235, मान लीजिए 235।
238 भी होता है, वो यूरेनियम का आइसोटॉप्स है, मानी यूरेनियम की ही जाति का है, यूरेनियम का ही भाई बहन है। तो इसमें देखिए कि इसमें प्रोटॉन हो जाएगा 92 और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 235 में से 92 माइनस करेंगे तो 143 आ जाएगा। देखिए ये एलिमेंट जो है ना, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, रेडिएशन हमेशा इसमें से होता रहेगा, क्योंकि इसमें ये रेडियो एक्टिव क्यों है? रेडियो एक्टिव इसलिए है कि यहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा। न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा है इसके न्यूक्लियस में, प्रोटॉनों की संख्या बहुत कम है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से कितने ज़्यादा हैं अगर देखा जाए तो 143 में से माइनस करेंगे तो एक हो जाएगा 51 ज़्यादा न्यूट्रॉन इसमें हैं। तो जब किसी भी एलिमेंट में न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ने लगती है तो वैसे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? रेडियो एक्टिव हो जाएंगे। और यहीं से जो है खोज किया गया रेडियो एक्टिविटी की। तो हेनरी बैक्वेरेल ने क्या किया कि एक यूरेनियम को ले क्या किया ना कि एक ब्लैक पेपर में इसको लपेट दिया। वो जानता नहीं था कि भाई ये रेडियो एक्टिव है। और एक होता है फोटोग्राफिक प्लेट, जिसको हम जैसे फोटोग्राफी वगैरह फोटो वगैरह आता है, उस पर फोटोग्राफिक प्लेट पर यूरेनियम के साल्ट को है ना वो ब्लैक पेपर में लपेट करके यहीं रख के चला गया किसी काम से, घर में बंद करके 2 दिन बाद आया होगा या 1 दिन बाद आया होगा। तो जब आया तो उसने देखा, खोला उसको और देखा कि भाई पेपर भी जो है इफ़ेक्ट हो गया था, पेपर पे जो ब्लैक पेपर था उसमें होल वगैरह हो गया था, और ये फोटोग्राफिक प्लेट भी इफ़ेक्ट हुई थी, माने इस पर दाग बन गया होगा चाहे छेद हो गया होगा, चाहे स्क्रैच वगैरह होंगे। और यहीं से उसने दूसरे यूरेनियम के साल्ट को भी रखा। ऐसा नहीं कि यूरेनियम के साल्ट केवल ब्लैक पेपर को ही वो होल करेगा, उसमें वुड में भी रख देंगे, बॉक्स में, लकड़ी के बॉक्स में या ग्लास शीट में भी रख देंगे, तभी जो है यूरेनियम का जो साल्ट था वो उस पर फोटोग्राफिक प्लेट और उस जिसमें रखा गया है दोनों को जो है वो उस पर इफेक्ट पड़ती थी। तो आगे ऑब्जर्वेशन किया हेनरी बैक्वेरेल ने, तो उसने देखा कि अगर मान लीजिए कि ये एक ग्लास में जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है मान लीजिए, ठीक है, तो इसमें से रेडिएशन हो रहा था, तो इसमें से कुछ रेज निकल रही थी। आ रहा है समझो ना, इसमें से कुछ रेज निकल रही थी, रेज निकल रही थी इसमें से। तो जब उसने रेज पे डिस्कवर किया, रेज के बारे में ऑब्जर्वेशन किया, तो इस रेज की प्रॉपर्टी ये थी कि ये रेज, कुछ रेज ऐसी थी इसमें कि कुछ रेज पॉजिटिव में थी, पॉजिटिवली चार्ज थी, कुछ रेज ऐसी थी कि जो निगेटिव चार्ज लिए थी, कुछ रेज ऐसी थी कि जिस पर न्यूट्रल चार्ज था, माने 0 चार्ज था। ठीक है, तो जो रेज जब इनमें से मतलब रेडिएशन होने लगा तो इन रेज का नाम दिया गया हेनरी बैक्वेरेल रेज, इसका नाम दे दिया गया बैक्वेरेल रेज, बैक्वेरेल रेज, हमारे स्पेलिंग में भुला गई बा, बैक्वेरेल रेज इसका नाम दिया गया। ठीक है, इसमें से जो रेडिएशन हो रहा था तो इसमें से रेज निकल रही थी। अरे भाई, जब हम रिमोट से टीवी खोलते हैं तो उसमें से भी एक रेज निकलती है, लेकिन उस रेज को चूँकि हमारा आँख जो है ना वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारा आँख जो है एक लिमिटेड में रेज ऑफ द लाइट को डिटेक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं विजिबल लाइट या विजिबल रेज, जिसको हम हमारी आँख देख पाती है। रिमोट में से जो रेज निकलती है वो जाके टीवी को ऑन कर देगी, हमको तो रेज दिखाई नहीं देता है। ठीक है, लेकिन अगर आप उस रेज को देखेंगे, बैठो जी,
अगर आप चाहें ना तो उस रेज को देख सकते हैं। जैसे कैमरा अगर रखेंगे उसके सामने मोबाइल का तो रेज आपको दिखाई देगा, लेकिन ऐसे जो है रिमोट से निकलने वाली रेज दिखाई नहीं देती है, तो यही रेडिएशन ये दिखाई नहीं दे रहा था। तो शुरू में जो है इसका नाम दे दिया गया बैक्वेरल रेज। आगे चल के जब इस पे ऑब्जर्वेशन किया गया तो इस रेज का 3 नाम दे दिया गया। इस रेज का 3 नाम दे दिया गया। एक रेज को कहा गया अल्फा रेज, एक रेज को कहा गया अल्फा रेज, एक को कहा गया बीटा रेज, एक को कहा गया गामा रेज। इन तीनों का नाम दे दिया गया। एक रेज हो गया अल्फा रेज, एक हो गया बीटा रेज, एक का नाम हो गया गामा रेज। ठीक है। और यहीं से जो है रेडियो एक्टिविटी की, जो कि आईसीएसई बोर्ड में है, सीबीएसई बोर्ड में रेडियो एक्टिविटी नहीं है, अब शायद हटा दिया होगा। तो अल्फा रेज कौन थे? रेज देखिए, रेज 2 तरह की बनती है। जो सन की लाइट आती है हमारे अर्थ पे, तो एक तो रेज चलती है वेव में। तो वेव के अंदर क्या है? वेव के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो कणों से मिलके बना है। तो अल्फा रेज जो बनेंगे ना, वो अल्फा पार्टिकल से बनते थे। अल्फा रेज जो बनते थे अल्फा पार्टिकल से बनते थे। तो अल्फा पार्टिकल जो थे ये पॉजिटिवली चार्ज थे। ठीक। बीटा पार्टिकल जो थे, बीटा, ये निगेटिवली चार्ज थे। आई गामा पे नो चार्ज, ये कोई चार्ज नहीं है ना। इसकी प्रॉपर्टी जो है, अल्फा रेज की प्रॉपर्टी हम बाद में जो है लिखवाएंगे, गामा रेज की प्रॉपर्टी, सॉरी बीटा की या गामा की। इसमें सबसे डेंजरस होता है गामा रेज, सबसे डेंजरस यही होता है। ये 30 सेंटीमीटर लोहे की चादर को छेद देगा, इतना ये खतरनाक होता है, सोच लीजिए। चूँकि इस पे कोई चार्ज नहीं होता, गामा रेज पे कोई चार्ज नहीं होता, या इसके पार्टिकल पे, तो जहाँ से ये गुजरता है, जिस गैस से होके गुजरेगा, उस गैस को ये आयोनाइज नहीं करता है। ठीक है। लेकिन ये दोनों जो है चूँकि इन पे चार्ज होते हैं, तो जहाँ से गैस से होके गुजरेंगे हल्का से उसको आयोनाइज कर देंगे, माने प्लस माइनस कर देंगे। अल्फा जो पार्टिकल हैं, इसको ये हीलियम एटम जो होता है उसी से रिलेटेड है। हीलियम, हीलियम जो होगा हमारे पीरियोडिक टेबल में, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2। ठीक है। और इसका मास नंबर होगा 4।